अमेरिका का 16वां बड़ा बैंक डिफ़ॉल्ट हो गया है और तकरीबन 210 बिलियन डॉलर डिपॉजिटर्स के उस बैंक में फंसे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे अमेरिका का 16वां बड़ा बैंक और 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस जिसमें लीमन ब्रदर्स जो कि फाइनेंशियल हिस्ट्री का सबसे बड़ा बैंक का डिफ़ॉल्ट करार दिया जाता है, उसके बाद का ये दूसरा बड़ा बैंक डिफ़ॉल्ट है। 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस ऑलरेडी अभी तक उस फाइनेंशियल क्राइसिस से दुनिया की या अमेरिका की इकोनॉमीज़ में रिकवरी नहीं हो सकी हैं, लेकिन अभी रिसेंटली सिलिकॉन वैली बैंक, जिसको शॉर्ट में SVB भी कहा जाता है, ये बैंक 210 बिलियन डॉलर के इसके ऊपर डिपॉजिट थे और ये डिफ़ॉल्ट कर गया। और इसने रिसेंटली अभी वैसे डिफ़ॉल्ट ऑफिशियली फ़ाइल नहीं किया है कि भी मैं डिफ़ॉल्ट कर गया हूँ, लेकिन टेक्निकल टर्म्स में इसको डिफ़ॉल्ट ही कंसिडर किया जा रहा है। और जो अमेरिका के रेगुलेटर्स हैं FDIC, उसने इस बैंक का कंट्रोल हासिल कर लिया। अच्छा, इसकी कहानी जी शुरू ऐसे होती है। इसकी बिल्कुल सिंपल कहानी है और बिल्कुल एक ऐसी स्टैंडर्ड कहानी है जो कि सारे के सारे बैंक्स के डिफ़ॉल्ट या बिल्कुल पीछे जितने भी डिफ़ॉल्ट हुए उसके अकॉर्डिंग चलती आ रही है। सिलिकॉन वैली बैंक जो था, ये तकरीबन इसका हिसाब ये था कि ये इन्वेस्टर से पैसे लेता था और स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करता था। और ये सिलिकॉन वैली में था, तो बहुत बड़े बड़े स्टार्टअप्स जिनमें पिंटरेस्ट और इस तरह के नाम हैं, इन लोगों के सैलरीज अकाउंट भी थे इधर के स्टाफ के, और भी दूसरे स्टार्टअप्स के सैलरी अकाउंट्स इसी बैंक में थे। तो ये पैसे लेता था, स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करता था। लेकिन अभी रिसेंटली जैसे फेड, जो उधर का सेंट्रल बैंक का जो डिसीजन मेकर होता है, जेनेट येलन जो है, उन्होंने इकोनॉमी की कंडीशन के अकॉर्डिंग डिसीजन लिए ताकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकें। तो उन्होंने कंट्री का इंटरेस्ट रेट बढ़ाया और बहुत एग्रेसिवली बढ़ाया। जब कंट्री का इंटरेस्ट रेट बढ़ाया गया तो बॉन्ड्स की जो वैल्यू थी जिसके अंदर इस बैंक ने इन्वेस्ट किया हुआ था, वो गिर गई। और इसने आउट ऑफ 270 बिलियन 170 बिलियन उन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया हुआ था, डिपॉजिटर के पैसे, जो कि बॉन्ड्स की वैल्यू पिछले एक साल के अंदर नीचे आती गई। और फिर ऑब्वियसली जब इंटरेस्ट रेट ऊपर जा रहा है तो जो इन्वेस्टर है वो किसी स्टार्टअप में इन्वेस्ट करने की बजाय ऑब्वियसली बैंक में डिपॉजिट करवा देगा, ताकि उसको जो इंटरेस्ट का पैसा है वो आराम से मिले, कोई मसला नहीं, कोई रिस्क नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो जो स्टार्टअप का कल्चर था वो भी थोड़ा सा उसको वीक हो गया, और जो डिपॉजिटर थे, जो ऑलरेडी डिपॉजिटर थे बैंक के, वो भी अपना पैसा निकलवाना शुरू हो गए। अब ऑब्वियसली बैंक के पास तो इतने पैसे नहीं थे, क्योंकि बैंक तो ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुका था उसमें, बॉन्ड्स में, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स में। तो बैंक ने क्या किया, उन डिपॉजिटर्स की डिमांड को मीट करने के लिए अपना एक बॉन्ड लॉस में बेचा, जो कि 1.8 बिलियन डॉलर का लॉस था। ये 1.8 बिलियन डॉलर का जो लॉस था, ये वैसे तो देखने में बहुत कम लग रहा है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा बड़ा लॉस है और एक बैंक को डिफ़ॉल्ट कर सकता है 1.8 बिलियन डॉलर का आउट ऑफ 170 बिलियन। तो उसने जो थोड़ा सा स्टेक बेचा, जिसके बाद देखिए बेसिकली जो फाइनेंशियल मार्केट्स हैं, इसमें सारा काम ये होता है कि परसेप्शन आपने और सेंटीमेंट्स का काम होता है कि आपकी मार्केट की सेंटीमेंट्स क्या चल रही हैं। अब अगर कोई बैंक है वो मजबूर हो गया है लॉस में अपनी होल्डिंग बेचने की, इसका मतलब ये कि उसके पास पैसे नहीं थे अपने डिपॉजिटर को देने के लिए। और जब ये बात मार्केट में निकलेगी तो सिर्फ उस बैंक के डिपॉजिटर नहीं, बाकी बैंक्स के भी डिपॉजिटर चाहेंगे कि हम अपने डॉलर्स को निकलवाएं। तो अब ऑब्वियसली हर बैंक के पास उतना कैश नहीं होता जितने उन्होंने पैसे लोगों से लिए होते हैं, क्योंकि वो लोगों से पैसे लेके डिफरेंट मार्केट्स में, डिफरेंट जगहों पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इसी वजह से इसको कहा जा रहा है स्नोबॉल इफेक्ट। स्नोबॉल इफेक्ट का मतलब ये है कि अगर बाकी बैंक्स से भी लोगों ने पैसे निकलवाना शुरू कर दिया और एग्रेसिवली निकलवाना शुरू कर दिया, तो बैंक क्या करेगा, अपने बॉन्ड्स को जल्दी जल्दी सेल करना शुरू करेगा, जिससे, और जो भी उसने इन्वेस्टमेंट की हुई है वो जल्दी जल्दी सेल करना शुरू करेगा। जब वो सेल करेगा, ये सप्लाई बढ़ाएगा मार्केट में, तो जहाँ जहाँ उन बैंकों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है उनकी प्राइसेस नीचे आएंगी, तो ये मार्केट और क्रैश होती जाएगी। SVB का स्टॉक सिर्फ एक घंटे के अंदर 60% गिर गया, 140 से गिर के 92 पे आ गया। 60% का लॉस सिर्फ एक घंटे के अंदर हुआ। लेकिन इस पूरे क्राइसिस को होने के लिए एटलीस्ट 6 मंथ से 1 ईयर का टाइम लगा है। तो ये बहुत बड़ा क्राइसिस है, जो कि अगर ये कंटेजियस हुआ, यानी एक के बाद एक बात पकड़ता गया, तो ये अमेरिका के फाइनेंशियल सिस्टम को बिल्कुल कोलैप्स कर देगा, क्योंकि सारे बैंक्स जो हैं वो हेविली इन्वेस्टेड होते हैं। और ये नहीं होता कि उनके पास कैश पड़ा हो, थोड़ा सा कैश होता है, इतना होता है कि डेली कस्टमर्स को डील कर सकें और क्या कहते हैं, मतलब अपने ऑपरेशन चला सकें। लेकिन इतना कैश नहीं होता कि अगर सारे के सारे लोग उनके ऊपर पैसे लेने पहुंच जाएंगे कि यार हमारा पैसे दो, तो ऑब्वियसली जब वो सेल करेंगे एग्रेसिवली, तो जिन एसेट्स में उन्होंने सेल किया हुआ है, बाई किया हुआ है जिन एसेट्स को, उनकी प्राइसेस गिर जाएंगी। जब वो प्राइसेस गिरेंगी तो उनको ऑब्वियसली लॉस में बेचना पड़ेगा।
लॉस में बेचेंगे तो डिपॉजिटर ने 170 बिलियन दिया हुआ है, आप निकाल रहे हो जब लॉस में बेच रहे हो अपनी होल्डिंग्स को, तो वो आप 160 निकाल रहे हो, तो फिर आप 170 बिलियन कैसे वापस करोगे? तो 170 बिलियन वापस करने के लिए जब आपके पास पैसे नहीं होंगे तो फिर क्या होगा? आपकी कंट्री डिफ़ॉल्ट करेगी, या आपकी इकोनॉमी डिफ़ॉल्ट करेगी, या आपका बैंक डिफ़ॉल्ट करेगा। तो ये बिल्कुल एक बड़ा स्टैंडर्ड प्रोसेस फॉलो हुआ है। अगर हम बाकी भी हिस्ट्री डिफ़ॉल्ट्स की स्टडी करें तो उसमें भी यही नज़र आता है कि ये जो डिफ़ॉल्ट है ये बिल्कुल स्टैंडर्ड है कि इन्होंने एग्रेसिव बाइंग कर ली, यानी सारा का सारा पैसा उसके अंदर लगा के बैठ गए, और उधर से इकोनॉमी की कंडीशन इतनी अच्छी थी नहीं, वो नीचे आई, थोड़ा सा नीचे आई। जब लोग ज़्यादा पैसे मांगने आए तो वो क्या कहते हैं, उनको पैसे नहीं दे सके और उन्होंने अपनी होल्डिंग बेची तो वो लॉस में आ गई, क्योंकि बॉन्ड के रेट ऑलरेडी नीचे थे। और अगर ये इफेक्ट, मतलब वो स्नोबॉल इफेक्ट जिसको कहा जा रहा है, अगर ये पकड़ता गया तो नेक्स्ट जो 3 मंथ्स हैं या 6 मंथ्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो HSBC एक बैंक है, उसने UK के ऑपरेशन इस बैंक के ख़रीद लिए हैं, लेकिन अमेरिका में भी अभी बहुत मुश्किल है कि कोई बैंक ख़रीदे, क्योंकि अभी तक कंपनी ने ऑफिशियली अपनी SEC को, जो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन है, उसको अपनी डिफ़ॉल्ट का कहा नहीं है, यानी उधर जाके फ़ाइल नहीं किया अपना केस कि मैं डिफ़ॉल्ट कर रहा हूँ। तो जब तक वो डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा तो कोई भी बैंक उसके सर्वाइवल के लिए नहीं आएगा। तो अभी ये बहुत ज़बरदस्त सिचुएशन होने वाली है वर्ल्ड इकोनॉमिक सिस्टम के ऊपर। लेकिन इसकी अच्छी बात यह है कि जो हमारी तरह की फ्रंटियर और इमर्जिंग मार्केट्स हैं, लाइक पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन लोगों के लिए ये इंटरनेशनल क्राइसिस एक फ़ायदा मंदी साबित होते हैं। और मज़ीद इंशाल्लाह इस टॉपिक पे भी मैं अपडेट रखूँगा, और मज़ीद इंशाल्लाह इस तरह की वीडियो लाता रहूँगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।